गांधी जी पीएम क्यों नहीं बने? महात्मा गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. ये भावुक शब्द 74 साल पहले देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के सामने रखे, जब हमारे राष्ट्रपिता का 74 साल पहले आज ही के दिन यानी 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। आज के दिन को हम मार्टर्स डे के रूप में जानते हैं और इस अवसर पर हम आपके लिए गांधी जी के जीवन से जुड़े एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। उन्होंने ही नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट्स को लीड किया था। उन्हीं की प्रेरणा से हजारों लाखों की संख्या में लोग फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करते हैं। हम कह सकते हैं कि देश की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे में अक्सर एक सवाल मन में उठता है कि आखिर आजादी के समय गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? आखिर क्या वजह थी कि आजादी के इतने महान नेता के हाथों में देश की बागडोर नहीं दी गई? क्यों गांधी जी जैसे सीनियर लीडर को देश का पहला पीएम नहीं बनाया गया? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर गांधी जी को पीएम क्यों बनना चाहिए था। Why Gandhi should have been the first Indian PM? दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर थे। 1915 में साउथ अफ्रीका में सफलतापूर्वक इंडियन कम्युनिटी को लीड करने के बाद गांधी जी देश लौट कर आए थे। इसके बाद 2 साल तक उन्होंने सिर्फ देश का दौरा किया और यहां के लोगों और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया। 1917 में उन्होंने इंडिया में अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो फार्मर्स के सपोर्ट में किया। इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जैसे आंदोलनों के जरिए गांधी जी वर्कर्स और किसानों के मसीहा बन गए। 1920 के बाद का समय इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1920 में ही एक और ग्रेट इंडियन लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और नेशनल लीडरशिप का मंच खाली हो जाता है, जिसे गांधी जी ने ही भरा। 1920 से लेकर 1947 तक यानी कि 20 साल से भी ज्यादा गांधी जी ने इंडिया में आजादी के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने न सिर्फ आम लोगों को आंदोलन से जोड़ा, बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स को भी हमेशा एकजुट रहने का प्रयास किया। उन्हीं की वजह से स्वराजिस्ट हो या नॉन स्वराजिस्ट, सोशलिस्ट हो या कंजर्वेटिव्स, सभी कांग्रेस में एक साथ नजर आते हैं। गांधी जी की लीडरशिप का संपूर्ण देश सम्मान करता था। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश वाइसरॉय से नेगोशिएशंस करने की बात आती है, तब गांधी जी ही पहली चॉइस बनते हैं। इसके बाद 1932 में लंदन में हुई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी अकेले ही देश और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। कांग्रेस के सभी लीडर्स उनकी कही कोई बात टाल नहीं सकते थे। यहां तक कि B.R. अम्बेडकर जैसे लीडर, जो कांग्रेस से पूरी तरह खिलाफ रहते हैं, गांधी जी की जिद के आगे झुकते नजर आते हैं। जी हां, 1932 में हुए पूना पैक्ट के दौरान जब अम्बेडकर जी गांधी जी के फास्ट करने पर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड वापस ले लेते हैं, फिर क्यों गांधी जी ने आजाद देश का नेतृत्व नहीं किया? आइए समझने की कोशिश करें। रीजंस बिहाइंड गांधी नॉट बिकमिंग पीएम। गांधी जी के पीएम न बनने के पीछे कई कारण समझे जा सकते हैं। एक एक करके इन सभी को देखते हैं। ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद शुरू होती है। ये लगभग तय हो चुका था कि अब ब्रिटिशर्स ज्यादा लंबे समय तक इंडिया में नहीं रहने वाले। ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग प्लान्स और मिशंस इंडिया भेजने लगती है, जिनका काम इंडिया के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर को नेगोशिएट करना था। उस समय इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। इसलिए ब्रिटिशर्स पावर ट्रांसफर की नेगोशिएशंस भी कांग्रेस के साथ ही करते हैं।
इसके बाद फाइनली 1946 में जब कैबिनेट मिशन के तहत इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात आती है, तब यह तय माना जा रहा था कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही इंटरिम गवर्नमेंट का हेड यानी कि इंडिया का फर्स्ट पीएम भी बनेगा। ऐसे में कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चुना जाता है। खैर, ये तो एक अलग कहानी है। बात यह आती है कि यहां गांधी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों नहीं चुना गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि गांधी जी उस समय टेक्निकली कांग्रेस के मेंबर ही नहीं थे। उन्होंने अक्टूबर 1934 में ही कांग्रेस की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जैसे कि खादी का प्रमोशन, अनटचेबिलिटी का इरेडिकेशन, लिकर प्रोहिबिशन एटसेट्रा पर लगाना चाहते थे। चलो मान लिया कि गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, लेकिन इसके बाद भी अगर इंडियन लीडर्स चाहते तो गांधी जी को पीएम तो बना ही सकते थे। कांग्रेस के ऊपर गांधी जी का प्रभाव काफी अधिक था, इसमें तो कोई शक नहीं था। हालांकि यहां पर बाकी लीडर्स से ज्यादा गांधी जी क्या चाहते थे ये मायने रखता है। अगर हम गांधी जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी को ध्यान से समझेंगे तो ये बात साफ हो जाएगी कि वो कभी भी इंडिया का पॉलिटिकल हेड बनना ही नहीं चाहते थे। वो आजादी के लिए किए गए आंदोलन के लीडर जरूर थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी पूरी तरह नॉन वायलेंस और सत्याग्रह पर बेस्ड थी, जो कि देश को आजादी दिलाने में कामयाब भी हुई। लेकिन पीएम रहते हुए हमेशा इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर पाना तो शायद पॉसिबल ही नहीं होता। ये बात गांधी जी भी अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि स्टेट को कभी न कभी वायलेंस का यूज तो करना ही पड़ता है, लेकिन गांधी जी स्वयं अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। उनके लिए किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट से ज्यादा उनकी अपनी वैल्यूज और आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट थी। इसी वजह से तो 1922 में हुई चौरी चौरा घटना के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने में भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। इस घटना में प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें 20 से ज्यादा पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। गांधी जी अपने आंदोलन में इस तरह की हिंसक घटना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया, फिर भले ही इससे बाकी नेशनल लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस कितने भी नाराज क्यों न हुए हों। ऐसे में भला गांधी जी पीएम बनने के बाद किस तरह स्टेट वायलेंस को जस्टिफाई करते? जब प्रिंसली स्टेट्स को देश में विलय करने की बात आती है तो सरदार पटेल आर्मी का यूज करने से भी नहीं हिचकते। लेकिन क्या गांधी जी ऐसा कर सकते थे? क्या वो अपने होम मिनिस्टर के इस एक्शन को सपोर्ट कर पाते? दोस्तों, ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आसान नहीं हैं। हमारे लिए तो क्या, खुद गांधी जी के लिए भी नहीं। इसीलिए ऐसे किसी भी सवाल से रूबरू होना गांधी जी उचित नहीं समझते थे। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही था कि वो पीएम जैसी पोस्ट की दावेदारी ही ना करें। इसके अलावा गांधी जी की एज भी एक फैक्टर थी। उस समय गांधी जी 78 साल के थे। साथ ही सख्त डाइटरी प्रैक्टिसेस फॉलो करने और जीवन में कई बार कठोर फास्ट करने के कारण उनका शरीर काफी कमजोर पड़ गया था। अब उनका शरीर पीएम जैसे पद के वर्कलोड का भार उठाने में शायद उतना सहज महसूस नहीं करता। और इंडिया जैसे यंग नेशन को आगे ले जाने के लिए एक यंग और विजनरी लीडर की ही जरूरत थी। इस बात में खुद गांधी जी भी विश्वास करते थे। इसीलिए स्वयं की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने सरदार पटेल को भी पीएम पोस्ट के लिए समर्थन नहीं दिया, बल्कि यंग और डायनामिक नेहरू को अपना सक्सेसर बताया। एक और फैक्टर है जिसकी वजह से गांधी जी इंडिया के पॉलिटिकल हेड नहीं बनते, और वो है देश का पार्टीशन होना। गांधी जी कभी भी इसके फेवर में नहीं थे। वो किसी भी तरह से पार्टीशन को रोकना चाहते थे। इसके लिए वो जिन्ना तक को इंडिया का पीएम बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता और देश को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है तो गांधी जी को ही सबसे ज्यादा दुख होता है। वो कभी पार्टीशन को स्वीकार ही नहीं कर पाए। उनका सपना तो एक आजाद और यूनाइटेड इंडिया का था, जहां सभी धर्म, जातियों और वर्ग के लोग एक साथ खुशी से रहें। जब ये सपना ही पूरा नहीं होता तो फिर कैसे वो देश के हेड बन सकते थे? यही वजह है कि जब देश के सारे बड़े नेता आजादी का जश्न मना रहे थे तो गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर नोआखली में दंगाइयों को समझा रहे थे। पार्टीशन के बाद इंडिया में लगी आग को शांत करने के बाद तो वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, ताकि वहां भी इस आग को बुझाने का काम कर सकें। लेकिन ऐसा समय आता ही नहीं है। उससे पहले ही गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। 30 जनवरी 1948 को
गांधी जी हमेशा के लिए देशवासियों को अलविदा कहते हैं। इस तरह वो आजाद देश का पहला इलेक्शन भी नहीं देख पाते। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गांधी जी पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक फिलोसॉफिकल लीडर भी थे, और उनकी फिलॉसफी में पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करना नहीं आता था। इसीलिए तो उन्हें महात्मा कहा गया है। वो तो इंडिया के लिए गार्डियन की तरह थे। उनके लिए कोई भी पोस्ट जरूरी नहीं थी। वो तो इंडिया के लोगों के दिल में बसते थे, बसते हैं और बसते रहेंगे। उनके विचार, आइडियोलॉजी और नेतृत्व इंडिया को हमेशा ही गाइड करते रहेंगे।